हम लोग देखने वाले हैं सेमीकंडक्टर चैप्टर। आपको भी पता है कि सेमीकंडक्टर चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो हम लोग 2 या ढाई घंटे के अंदर जो है पूरा का पूरा इंटायर सेमीकंडक्टर को जो है हम लोग रिवाइज कर लेंगे। ओके, सो आइए देखते हैं कि किस तरह से जो है ये चैप्टर जो है आपका चलने वाला है। सो सबसे पहली चीज़ इसमें जो आने वाली है वो आने वाली है आपका सेमीकंडक्टर में सबसे पहली चीज़ आएंगे एनर्जी बैंड थ्योरी। एनर्जी बैंड थ्योरी क्या होता है? बेसिकली आप सिंपल ऐसा समझिए कि एक सिंगल एटम के लिए अगर हम बात करेंगे तो एनर्जी लेवल्स की बात करते हैं, लेकिन अगर सिंगल एटम के बारे में बात ना करके मल्टीपल एटम्स का एक ग्रुप है जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टल, तो हम उसके बारे में बात करेंगे अगर तो एनर्जी बैंड के बारे में बात करते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस, अगर सिंगल एटम आपके पास है तो एनर्जी लेवल्स हम डिफाइन करते हैं, शार्प एनर्जी लेवल्स। एनर्जी लेवल्स जैसे आपने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पढ़ा होगा या एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उसी तरह से आपको एक शार्प एनर्जी लेवल मिलना चालू हो जाता है। किसके लिए? सिंगल एटम्स के लिए, यानी कि आइसोलेटेड एटम्स, उसका दुनिया में और किसी से कनेक्शन नहीं है। लेकिन अगर मान लो सिंगल एटम नहीं है, अभी आपके पास क्या है? ग्रुप ऑफ एटम्स है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो बहुत सारे एटम्स अगर एक साथ अगर होंगे, जो कि कहाँ होंगे आपको ही पता है कि वो क्रिस्टल में होते हैं, क्रिस्टल्स में या सॉलिड्स में। तो सॉलिड्स के अंदर एक एटम, एक सिंगल एटम कभी नहीं मिल पाते हैं, आपको मल्टीपल एटम्स मिलते हैं। तो जब आपके पास मल्टीपल एटम्स होंगे तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या करेंगे, हम कोई भी एक एटम को अगर देखेंगे तो इसको इन्फ्लुएंस करने वाला ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो बहुत सारे एटम्स हैं जो कि उसको इन्फ्लुएंस करने वाले हैं। अब तुम सोच के बताओ जल्दी से कि इसका ये वाला, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे ये बीच वाला जो है, अगर इसका n = 1 का एनर्जी जो होगा, क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि n = 1 का इसका भी एनर्जी n = 1 में, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट में इसका भी एनर्जी सेम होगा? ऐसे कोई गारंटी आप नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये एटम्स किस तरह से सराउंडेड है, ये एटम्स किस तरह से सराउंडेड है, हम नहीं जानते हैं। मतलब n = 1 पे एग्जैक्ट वैल्यू दे पाना मुश्किल है। तो हम क्या बोलेंगे कि n = 1 पे इसका जो एनर्जी आएगा, इसका जो एनर्जी आएगा, इसका जो एनर्जी आएगा, वो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए स्लाइटली डिफरेंट होगा। तो इन सब को अगर एक जगह पे एक्यूमुलेट करेंगे तो हमें एनर्जी, शार्प एनर्जी लेवल नहीं मिलेगी, बल्कि एक एनर्जी का बैंड मिलेगा। इन सारे एनर्जीज को अगर हम कंपेयर करना चालू करें, अगर ये मान लीजिए आपका 1.6 है तो ये हो जाएगा 1.7, ये हो जाएगा 1.8, ये हो जाएगा 1.9 एंड सो ऑन। तो एक एनर्जी बैंड तैयार हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। इसीलिए सॉलिड्स में हम जब भी बात करते हैं तो सॉलिड्स में बात करेंगे एनर्जी बैंड की, जबकि सिंगल आइसोलेटेड एटम में बात करेंगे तो एनर्जी लेवल की बात करेंगे। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे सिलिकॉन एटम जो है, सिलिकॉन एटम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 14, सो 284 होता है। तो अगर आप इसका देखेंगे अगर, तो n = 1, n = 2, n = 3, इस तरह से ऑर्बिट्स सबको दिखेंगे और हर ऑर्बिट्स का एक स्पेसिफिक एनर्जी होती है। सो n = 1 पे स्पेसिफिक एनर्जी होंगी, 2 पे भी होंगी, 3 पे भी होंगी, 4 पे भी होंगी एंड सो ऑन। इस तरह के एटम को हम लोग बोलते हैं आइसोलेटेड सिंगल एटम। और यही अगर आप सिलिकॉन का एक क्रिस्टल अगर लेते हैं, यानी सॉलिड पार्ट लेते हैं अगर, तो उसमें एक एटम तो पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे मल्टीपल एटम्स पॉसिबल है। इसीलिए वहाँ पे शार्प एनर्जी लेवल का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट गायब हो जाता है और वहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आता है वो एनर्जी बैंड का आता है। तो हम क्या बोलेंगे कि n = 1 का एनर्जी बैंड होगा कुछ ना कुछ, ये n = 1 के लिए हो गया। सिमिलरली आप क्या बोलेंगे, n = 2 के लिए भी होगा। ऐसा करते करते अगर हम सबसे आउटर शेल में पहुंच जाए, सबसे आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन जो होता है, उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और उसकी एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे? उसके एनर्जी को बोलेंगे वैलेंस एनर्जी लेवल्स। लेकिन क्या एक ही लेवल मिलेगा कि मल्टीपल लेवल्स मिलेंगे? सेम बैंड मिलेगा। तो आई कैन से दैट ये जो एनर्जी बैंड बनती है उसी को हम लोग बोलते हैं वैलेंस बैंड। तो आप समझिए कि हर क्रिस्टल में, हर सॉलिड में एक बनेगा वैलेंस बैंड और उसके ऊपर एक बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड वो एनर्जी बैंड है, ये भी एनर्जी बैंड है। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन है, दिस मीन्स इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और ये सारे इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन करने के लिए तैयार है। वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाने के लिए तैयार होते हैं, यानी कि वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं कहा जा सकता है। लेकिन जैसे ही वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स अगर कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं अगर, तो कंडक्शन बैंड के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन सारे इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। सो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिकली एनर्जी बैंड का क्या महत्व है। तो यहाँ पे कभी भी ये ध्यान रखिए, ये जो पॉइंट्स है वो पॉइंट्स आप याद रखिए। सिंगल एटम अगर है तो ही हम एनर्जी लेवल्स की बात करेंगे, मल्टीपल एटम्स या क्रिस्टल या सॉलिड स्ट्रक्चर है तो हम लोग एनर्जी बैंड की बात करते हैं। सेकेंड थिंग,
सो उसका एनर्जी लेवल जो है बेसिकली वो डिपेंड करता है कि वो कितने एटम से सराउंडेड है। और थर्ड थिंग मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा, उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी का अगर हम डायग्राम ड्रॉ करना चाहें तो एक बैंड मिलेगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, वैलेंस बैंड। और सेकेंड थिंग, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो एनर्जी लेवल होगा अगर उसको हम ड्रॉ करना चालू करेंगे तो उससे जो बैंड बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंडक्शन बैंड। सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स एंड दिस जस्ट अ थ्योरेटिकल पार्ट। आप थ्योरेटिकल पार्ट है तुरंत इसको कर सकते हो कवर। ओके, नाउ नेक्स्ट अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। देखिए क्या होता है कि आपको मैंने अभी बताया कुछ देर पहले ही कि जैसे मान लीजिए आपके पास एक वैलेंस बैंड है और उसके ऊपर क्या है, कंडक्शन बैंड है। अब तुम वैलेंस बैंड का एनर्जी लेवल ज़्यादा होता है कि कंडक्शन बैंड का, आप सोच के बताओ। आप बोलोगे सर वैलेंस बैंड का एनर्जी कम होता है, कंडक्शन बैंड का ज़्यादा होता है, तो इसका मतलब उसके बीच में एनर्जी गैप एग्जिस्ट करती है। तो अगर उसके बीच में अगर एनर्जी गैप अगर एग्जिस्ट करती है तो इसी एनर्जी गैप को हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा ई जी से। डेल्टा ई जी का मतलब हो गया, इसी को हम लोग नाम देते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। दिस मीन्स इलेक्ट्रॉन अगर वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन है और ये वैलेंस बैंड से जंप करके अगर कंडक्शन बैंड में जाना चाहता है तो जल्दी से सोच के बताओ उसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं। अगर एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी तो ये एनर्जी कहाँ से उसको मिलने वाला है। अगर हम बात करें कि रूम टेम्परेचर पे कोई अगर सॉलिड रखा हुआ है तो रूम टेम्परेचर की जो वैल्यू होंगी, टी की वैल्यू लेट्स से दैट 25 डिग्री सेल्सियस है, तो इसको अगर कन्वर्ट करेंगे केल्विन में तो ये हो जाएगा 298 केल्विन। तो हम लोग बोलेंगे कि रूम टेम्परेचर पे 298 केल्विन की वजह से उसको थर्मल एनर्जी मिलेगी और वो थर्मल एनर्जी की वजह से ये गैप जो थर्मल एनर्जी मिल रही है, अगर वो गैप की जो एनर्जी है थर्मल एनर्जी से कम है अगर, तो उस केस में ये इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा कंडक्शन बैंड में, अदरवाइज जंप नहीं कर पाएगा। तो इसके बेसिस पे, किसके बेसिस पे, फॉरबिडन एनर्जी गैप के बेसिस पे कि कौन से मटेरियल में, सॉलिड की तो बात कर रहे हैं बट सॉलिड को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। तो इन तीनों में एनर्जी गैप के मतलब दिस मीन्स फॉरबिडन एनर्जी के बेसिस पे क्या डिफरेंस है और किस तरह से हम पता कर सकते हैं कि वो कंडक्टर है कि सेमीकंडक्टर है कि इंसुलेटर है। उसको पता करने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे कंडक्टर के केस में पाया गया, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, देखो ध्यान से समझना है इस बात को। कंडक्टर के केस में पाया गया कि ये वाली जो पूरी की पूरी एक बैंड है जिसको हम लोग नाम देते हैं कंडक्शन बैंड, ठीक है। सो लेकर यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरी बैंड है कंडक्शन बैंड, ओके। और नेक्स्ट देखो यहाँ पे, यहाँ से लेकर के इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक ये पूरी की पूरी क्या है, वैलेंस बैंड है। अब तुमको एक चीज़ देख रहा होगा कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में कुछ पार्ट ऐसे हैं जो कि ओवरलैप हो गए। तो क्या हम बोल सकते हैं कि उन दोनों के बीच में एनर्जी गैप 0 है। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट लिखना पसंद करेंगे। पॉइंट क्या रहेगा, देखो यहाँ पे पॉइंट ये रहेगा कि अगर ये डेल्टा ई जी जो हम बोल रहे थे एनर्जी गैप, अगर इसकी वैल्यू अगर मान लीजिए 0 हो गई, मतलब ओवरलैप हो गई, तो उस तरह के ऑब्जेक्ट को हम लोग किस नाम से जानेंगे, कंडक्टर के नाम से जानेंगे, राइट। उस तरह के ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे कंडक्टर। लेकिन आप सोचिए कि डेल्टा ई जी की वैल्यू 0 से ज़्यादा भी हो सकती है। लेट्स से दैट कि पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक कंडक्शन बैंड है, ओके, और यहाँ नीचे जो है वैलेंस बैंड है। अब इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप जो है लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास है। तो अगर इन दोनों के बीच में अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास अगर इसके बीच में एनर्जी का गैप रहेगा अगर, तो हम बोल सकते हैं कि उस तरह के ऑब्जेक्ट को हम लोग सेमी कंडक्टर के नाम से जानते हैं। बेसिकली ये जो गैप है, ये गैप 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर के, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर के 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास, यानी कि 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर के 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास जो है ये वेरी करता रहता है। तो अगर ये इतना अगर डिफरेंस अगर होगा तो उस केस में आई कैन से दैट कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट किस तरह का ऑब्जेक्ट होगा, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के बाद आता है कि इंसुलेटर। इंसुलेटर की बात करें अगर हम तो बोल सकते हैं कि अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर ज़्यादा है, सो आई कैन से दैट कि दिस इज मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उस केस में उसका नाम हो जाता है इंसुलेटर, क्योंकि उस केस में इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ से जंप करके यहाँ जा पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जितना ये गैप बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रॉन को उतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी देगा कौन, यहाँ पे थर्मल एनर्जी से जो मिलती है आपको, जो रूम टेम्परेचर से मिलेगी एनर्जी या हीटिंग की वजह से, यानी कि टेम्परेचर की वजह से जो थर्मल एनर्जी गेन होता है उसकी वजह से ये वाला तो क्रॉस कर लेगा यहाँ से तक, बट ये क्रॉस नहीं कर पाता है। इसलिए नॉर्मल टेम्परेचर पे इंसुलेटर जो है वो बैड कंडक्टर होते हैं और वो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी करंट को कंडक्ट नहीं कर पाएगा। जबकि टेम्परेचर बढ़ाने पे सेमीकंडक्टर में क्या होगा, तो सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पे इलेक्ट्रॉन्स
थर्मल एनर्जी गेन करने के बाद वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में चला जाएगा और उसकी वजह से उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी और वो कंडक्टर के जैसा बिहेव करेगा बट पुअर कंडक्टर होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा कंडक्टर नहीं होगा, पुअर कंडक्टर होगा। और जब हम कंडक्टर की बात करेंगे तो ऑब्वियस बात है, हम जानते हैं कि एक का वैलेंस बैंड दूसरे के कंडक्शन बैंड से ओवरलैप कर जाता है, जिसमें ये पार्ट ओवरलैप्ड है, मतलब इसमें रहने वाले जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे और ये अच्छा मतलब ये इसमें करंट जो है आराम से कंडक्ट किया जा सकता है। ओके, सो डेल्टा ईजी यानी कि फॉरवर्डन एनर्जी गैप के बेसिस पे हम इसको 3 पार्ट में क्लासीफाई कर सकते थे। अब नेक्स्ट देखिए, अभी हम लोग बात करना चाहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कौन सी बात है, सेमीकंडक्टर की। तो सेमीकंडक्टर की जो प्रॉपर्टीज़ है उस प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे अगर, तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसका निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है। बहुत पहले आपने देखा होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में कि रेजिस्टेंस का जो एक फार्मूला था R = R0 × 1 + अल्फा डेल्टा टी। तो याद करो, अगर टेम्परेचर की वैल्यू अगर इंक्रीज करेगी, मतलब 10 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस हो गई, इंक्रीज करेगी अगर, तो डेल्टा टी की वैल्यू क्या बन जाएगी, पॉजिटिव। अगर अल्फ़ा भी पॉजिटिव है, जो कि किसका होता है, आप याद कर लो इसको, कंडक्टर का होता है, या यू कैन से दैट मेटल का होता है, मेटल या कंडक्टर का अल्फ़ा पॉजिटिव होता है। तो आप इसको याद रखो, अल्फ़ा पॉजिटिव होता है। अगर ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और 1 प्लस कुछ पॉजिटिव नंबर, दिस मीन्स इट विल बी, यानी कि R विल बी ग्रेटर देन R0 हो जाएगा। यानी कि पहले जो रेजिस्टेंस की वैल्यू थी R0, किसी टेम्परेचर पे, टेम्परेचर को राइज करने पे रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी। आप ये भी जानते हैं कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू होता है रो इंटू L/A। L और A अगर फिक्स है तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी। अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी उसकी बढ़ जाएगी। तो आई कैन से दैट, इसमें क्या क्या बोल सकते हैं हम, अगर कंडक्टर अगर है तो उस केस में, कंडक्टर अगर मेरे पास है तो उस केस में अगर टेम्परेचर राइज करता है, अगर सपोज कीजिए, सो टेम्परेचर अगर मान लीजिए राइज करता है कंडक्टर के केस में, तो उस केस में रेजिस्टेंस की वैल्यू राइज करेगी और रेजिस्टेंस की वैल्यू राइज करेगी तो रेजिस्टिविटी राइज करेगी। रेजिस्टिविटी का उल्टा एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टिविटी। तो अगर रेजिस्टिविटी राइज करती है तो कंडक्टिविटी उसके उल्टा काम करेगा और कंडक्टिविटी उसके उल्टा काम करेगा तो कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगी। यही वजह है कि मेटल्स या कंडक्टर्स को में टेम्परेचर राइज करने से उसकी कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है। ये किस में होता है, कंडक्टर्स में, मैंने अभी आपको समझाया। लेकिन अल्फ़ा की वैल्यू, सपोज कीजिए अल्फ़ा की वैल्यू अगर मान लीजिए पॉजिटिव है, अल्फ़ा की वैल्यू पॉजिटिव की जगह अभी निगेटिव कर लेते हैं हम लोग, R = R0 × 1 + अल्फा डेल्टा टी। अल्फ़ा की वैल्यू निगेटिव हो गई, टेम्परेचर अगर राइज करेंगे तो डेल्टा टी की वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। अल्फ़ा की वैल्यू निगेटिव हो जाने से ये पूरा टर्म 1 से कम हो जाएगा, यानी कि R इज़ लेस देन R0। तो आप मुझे बताइए कि रेजिस्टेंस बढ़ा या घटा, तो ऑब्वियस बात है आपका आंसर होगा घट गया। तो दिस मीन्स आई कैन से दैट टेम्परेचर राइज से रेजिस्टेंस की वैल्यू घटेगी, रेजिस्टेंस घटेगी तो रेजिस्टिविटी घटेगी और उसकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी। और यही मेन रीज़न है कि कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए टेम्परेचर को राइज करवाया जाता है। इसीलिए 0 केल्विन पे सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। 0 केल्विन पे सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह बिहेव करेंगे, लेकिन जब हम टेम्परेचर को 0 केल्विन से राइज करके रूम टेम्परेचर तक लेकर के आते हैं तो वही सेमीकंडक्टर कुछ करंट का कंडक्शन स्टार्ट करता है, क्योंकि उसकी सिग्मा की वैल्यू बढ़ जाती है। आई होप सो आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सो विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, क्यों, क्योंकि इसकी अल्फा क्या है, निगेटिव है। सो इसकी अल्फा की वैल्यू निगेटिव होने की वजह से ये होता है। सेकेंड, ये FCC क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है इसका, ये सॉलिड स्टेट में ऑलरेडी आपने पढ़ा है। नेक्स्ट है कंडक्शन प्रॉपर्टीज में चेंज बाय एडिंग स्मॉल इम्प्यूरिटीज़। अगर हम बहुत ही छोटी सी स्मॉल इम्प्यूरिटीज़ को अगर हम इसमें मिला दें, इम्प्यूरिटीज़ का मतलब क्या होता है, अगर मान लीजिए हमारे पास सिलिकॉन है अगर, तो सिलिकॉन का पूरा क्रिस्टल अगर है तो उसमें कोई अगर दूसरा एटम्स अगर हम इसमें मिला दें, मिक्स कर दें, मतलब उसको बोलते हैं डोपिंग इस प्रोसेस को। तो अगर मैंने कोई कुछ अगर अलग चीज़ें डोप किया, अगर इसमें मिला दिया, मिक्स कर दिया, तो इसकी जो कंडक्टिविटी है बेसिकली उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है। सो अगर हम इसमें डोपिंग करेंगे तो इसकी कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। एंड दैट्स वाई जो है हम लोग हमेशा स्मॉल इम्प्यूरिटीज़ को मिलाने की कोशिश करते हैं। ये स्मॉल इम्प्यूरिटीज़ क्यों मिलाते हैं, स्मॉल ही क्यों मिलाते हैं, दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसलिए मिलाते हैं स्मॉल क्योंकि इसका जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, जैसे मान लीजिए इसका स्ट्रक्चर समथिंग ऐसा है, सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन, ये सिलिकॉन, ये सिलिकॉन, ऐसा समथिंग है। तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर बिल्कुल चेंज नहीं होनी चाहिए, एज इट इज रहनी चाहिए हमेशा।
तो इसमें स्मॉल इम्प्योरिटीज़ मिलाएंगे तो एज इट इज रहेगा। अगर हम इम्प्योरिटीज़ अगर कम कर देंगे या बहुत ज़्यादा कर देंगे, अगर डोपिंग ज़्यादा कर देंगे तो इसकी स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगी। तो इसीलिए हम ज़्यादा डोपिंग नहीं करते हैं। सो उसमें स्मॉल इम्प्योरिटीज़ आप मिलाओगे तो ऑटोमेटिकली कंडक्शन प्रॉपर्टीज़ जो है उसकी बढ़ जाती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, पीरियोडिक टेबल फोर्थ एलिमेंट है, क्योंकि इसकी वैलेंसी कितनी होती है। तो जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, जैसे सिलिकॉन ले लीजिए आप, जर्मेनियम ले लीजिए, इनकी वैलेंसी होती है 4, इसलिए फोर्थ पीरियड में जो है आपका फोर्थ ग्रुप में जो है बेसिकली बिलोंग करते हैं। फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या हो सकती है, 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर के 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक हो सकती है। सिंपल, ये सब याद रख लो आप, ये पॉइंट्स याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको थियोरेटिकल टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये थियोरेटिकल टाइप के अगर पॉइंट्स याद रहेंगे तो आपको आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, चार्ज कैरियर्स कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कि आपको पता होगा कि कंडक्टर में जो है, ये सब बातें पता है आपको ऑलरेडी, है ना। कंडक्टर में जो है बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स दौड़ता है, और चूंकि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स अगर दौड़ता है अगर, तो वहाँ पे चार्ज कैरियर कौन सा हो गया, इलेक्ट्रॉन। लेकिन सेमी कंडक्टर की बात करें अगर हम, सेमी कंडक्टर, तो इसमें एक होल का कंसेप्ट आने वाला है जिसको मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा आपको। सेमी कंडक्टर में 2 चीज़ें दौड़ती है, एक इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा आपका और दूसरा क्या दौड़ेगा, होल्स दौड़ेगा। उन दोनों के दौड़ने की वजह से जो है करंट प्रोड्यूस होता है। दिस मीन्स आई कैन से दैट चार्ज कैरियर्स यहाँ पे कौन कौन सा है, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। देयर आर मेनी सेमीकंडक्टर बट फ्यू ऑफ देम हैव प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अब बहुत ही कम है जिसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, लाइक सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। मैंने आपको पहले बताया इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज़ है तो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम के बारे में पूरी जानकारी लेना आपको। सो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रहना चाहिए। अगर आपको अच्छे से अगर इन चीज़ों पे कमांड है अगर, तो आपको थियोरेटिकल टाइप के जो क्वेश्चन है वो आराम से सॉल्व होता रहेगा। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सेमीकंडक्टर। जैसा कि मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया कि 0 केल्विन पे अगर हम बात करेंगे, अगर आप 0 केल्विन पे बात करोगे तो इसकी जो एनर्जी होगी, थर्मल एनर्जी, उसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मतलब इलेक्ट्रॉन को कहीं से एनर्जी नहीं मिल पाएगा कि वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाए। अभी से आप जब भी सेमीकंडक्टर को देखो तो सेमीकंडक्टर को देखने का नज़रिया इस तरह से चेंज कर लो। हमेशा एक वैलेंस बैंड होगा और एक कंडक्शन बैंड होगा। तो हमेशा कोई भी सेमीकंडक्टर को देखना है अगर आपको, तो इस टर्म में सोचो, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। अब वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन जो है ऑटोमेटिकली रहते ही है पहले से। वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाना है अगर, तो उसको क्रॉस करना पड़ेगा, यानी कि ये वाली जो गैप है, ये गैप क्रॉस करके जाना पड़ेगा। और ये गैप को क्रॉस करने के लिए क्या हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन को जो ये एनर्जी है वो थर्मल एनर्जी से मिल जाया करती थी रूम टेम्परेचर पे, बट अगर आपका 0 केल्विन है बेटा, तो ये थर्मल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो यहाँ पे 0 एनर्जी आप प्रोवाइड करोगे अगर, तो ये कभी भी कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाएगा। दैट्स वाई आई कैन से दैट, यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से हम बोल सकते हैं कि अगर 0 केल्विन अगर आप प्रोवाइड करते हो तो उस केस में ये जो तुम्हारा बॉन्ड दिख रहा है वो बॉन्ड एज इट इज रहता है, यानी कि उसके इलेक्ट्रॉन्स अपने बॉन्ड को ब्रेक करके बाहर नहीं निकल पाएंगे क्योंकि उसको एनर्जी नहीं मिलती। So at absolute 0 Kelvin temperature, at this temperature covalent bonds are very strong। फिर से theoretical टाइप के क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सारे पॉइंट्स रट के रखो। And there are no free electrons and semiconductor behaves as perfect insulator। So 0 Kelvin पे सेमीकंडक्टर को इंसुलेटर का नाम दिया जाता है। जब हम 0 Kelvin से बढ़ करके हाई टेम्परेचर पे आएंगे तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कुछ इलेक्ट्रॉन्स को जो थर्मल एनर्जी मिलेंगी वो ज़्यादा हाई मिल जाएंगी, और हाई मिलने की वजह से क्या होगा, वो वैलेंस बैंड से वो इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चला जाएगा, कंडक्शन बैंड में। और जब वो कंडक्शन बैंड में आएगा तो आपको तो पता है कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स का क्या काम है, उसका काम है दौड़ना मतलब कंडक्शन करना। तो इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। अब जब उसके इलेक्ट्रॉन कंडक्शन करना स्टार्ट कर देंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएंगी, और उस केस में आई कैन से दैट कि इट कैन बिहेव लाइक अ कंडक्टर। लेकिन ये कंडक्टर बहुत अच्छा नहीं होता, ये पुअर ही कंडक्टर होता है। यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर से भी कोई फ़ायदा नहीं है, उसको हाई टेम्परेचर पे ले जाने के बावजूद भी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती। तो कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे कैसे बढ़ाएंगे बहुत ज़्यादा कंडक्टिविटी? उसको बढ़ाने के लिए एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डोपिंग, मिक्सिंग। ओके, वो प्रोसेस से जो है वो 1,00,000 गुना ज़्यादा हाई हो जाती है कंडक्टिविटी। इसीलिए डोपिंग का प्रोसेस हम लोग सेमीकंडक्टर में फॉलो करते हैं। ठीक है, अभी इसके बाद जो है सारे जो कॉन्सेप्ट आने वाले हैं वो डोपिंग बेस्ड ही आने वाले हैं। सो डोपिंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट, अभी अगर मैं पॉइंट की बात करूँ अगर, तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ होल्स इन सेमीकंडक्टर। आप अच्छी तरह जानते हैं कि सेमीकंडक्टर के भीतर, मैंने आपको पहले बता दिया कि सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर, तो इसमें 2 चार्ज कैरियर जो है बेसिकली दौड़ते हैं। एक को बोलते हैं होल्स और एक को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स। देखिए होल्स का जो है कॉन्सेप्ट क्या है, मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे।
ये पूरा देखो स्ट्रक्चर जो है वो सिलिकॉन का है राइट नाउ, ठीक है। ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन सिलिकॉन। आपको तो पता है सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। सो 284 यानी कि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है। कभी भी इसको बॉन्ड बनाना है तो कितने एटम्स के साथ जुड़ना पड़ेगा उसको, 4 एटम के साथ। इसलिए कोई भी तुम उठा के देखो, देखो जैसे ये वाला सिलिकॉन 1 2 3 4। अब ध्यान से देखिए कि ये जो बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है, राइट ना बॉन्ड बना हुआ है, इस बॉन्ड में यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मिसिंग है। देखो मैं फिर से आपको दिखा रहा हूँ, मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, यहाँ पे मिसिंग है, इसलिए डॉट 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 करके दिखाया गया है। जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे देखिए ये बॉन्ड बना हुआ है, ये बॉन्ड भी बना हुआ है, ये कोवेलेंट बॉन्ड अच्छे से बना हुआ है, यानी कि स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड है। बट यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं यहाँ से निकल करके बाहर जा चुका है। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल करके अगर बाहर चला गया है अगर, तो आप क्या बोलोगे कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन की एब्सेंस हो गई। तो इलेक्ट्रॉन के एब्सेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, होल। होल एक वर्चुअल कॉन्सेप्ट है, रियल कॉन्सेप्ट नहीं है। होल को ऐसा समझिए आपकी दिस इज नथिंग बट मिसिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। होल कभी भी बोला गया आप तो आप समझिए कि मिसिंग इलेक्ट्रॉन है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पे होल क्रिएट हुआ है। अब ये होल अगर बाहर चला गया अगर, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो है होल ये इलेक्ट्रॉन अगर बाहर चला गया तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे होल क्रिएट होगा। इस होल को फिल करने के लिए दूसरे इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं, फिर यहाँ पे होल क्रिएट हो जाता है। इस होल को फिलअप करने के लिए दूसरे इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं, फिर यहाँ पे होल क्रिएट होता है। तो आपको फील आया होगा कि होल्स का मूवमेंट स्टार्ट हो गया। ये जो बॉन्डिंग बनी हुई है, ये बॉन्डिंग वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है, वो इलेक्ट्रॉन बेसिकली कहाँ पाया जाता है, तो मैंने कुछ देर पहले ही बताया आपको कि जितने भी सेमीकंडक्टर अभी रहेंगे आपको 2 पार्ट में सोचना है, एक वैलेंस और एक कंडक्शन बैंड के पार्ट में। ये वैलेंस बैंड है और एक कंडक्शन बैंड है। वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स पूरे के पूरे जहाँ जहाँ बॉन्डिंग आपको दिख रहा है वो सारे बॉन्डिंग वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। मतलब बॉन्डिंग में अगर है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बॉन्ड में है, ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड में शामिल है वो सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पाए जाएंगे, वो सारे इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे आपके वैलेंस बैंड पे। बट अगर हम देखेंगे यहाँ पे कंडक्शन बैंड में, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं जो कि इस कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करके ऊपर आ जाएंगे ड्यू टू थर्मल एनर्जी। तो जब ये ऊपर आ गए, ऊपर आने का मतलब इसको एनर्जी ज़्यादा मिल गई, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, होल क्रिएट हो जाएगा, मिसिंग इलेक्ट्रॉन। बट क्या ये होल राइट नाउ, क्या ये होल कोवेलेंट का ही पार्ट है? दिस मीन्स आई कैन से दैट क्या ये बॉन्ड का ही पार्ट है? यहाँ पे होल क्रिएट हुआ है बट ये बाउंडेड है। आपका आंसर होगा यस, क्योंकि ये बाउंडेड है यहाँ पे। बट ये इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा, ये इलेक्ट्रॉन कहलाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन। मतलब ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में कहीं भी दौड़ सकता है। बट यहाँ पे जो वैलेंस बैंड में जो होल है वो होल बाउंडेड है। सो इसके बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन है और अगर होल्स है, अगर इन दोनों में कंपेयर किया जाए, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, ये दोनों जो चार्ज कैरियर है, अगर इसमें कंपेयर किया जाए तो इसका चार्ज कितना होगा, इसका चार्ज होगा -E और इसका चार्ज कितना होगा, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आप पहुँच गया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, उस कमी को हम लोग +E से डिनोट करते हैं, यानी कि इसका चार्ज क्या हो जाएगा, +E। कोई अगर पूछे कि फ्री इलेक्ट्रॉन का मास और होल के मास में किसका मास ज़्यादा होगा, तो फ्री इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो ज़्यादा कम होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन का मास me है और होल्स का मास अगर mh है तो हम बोलते हैं mh इज़ ग्रेटर देन me। चूँकि ये वर्चुअल कॉन्सेप्ट है उसके बावजूद भी यहाँ माना गया है कि ये बाउंडेड होने की वजह से, यहाँ पे बाउंडेड है तो आप समझिए कि ये भारी है। ये यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन मिस कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिसिंग है, बट उसके बावजूद भी ये बाउंडेड है और बाउंडेड होने की वजह से ये ज़्यादा भारी हो जाएगा। और ज़्यादा भारी अगर हो जाएगा तो उस केस में mh इज़ ग्रेटर देन me। मैं क्यों बता रहा हूँ ये चीज़, क्योंकि कभी कभी सवाल ऐसा भी पूछा जाता है कि किसकी मोबिलिटी ज़्यादा है। मोबिलिटी का मतलब होता है, आप जानते होंगे मोबिलिटी एक टर्म है जिसको हम लोग डिफाइन करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड से अगर डिवाइड करोगे तो मोबिलिटी मिलेगी। मोबिलिटी मतलब चार्ज फ्री जो चार्ज कैरियर जो है वो कितने रफ्तार से दौड़ रहा है, किसकी रफ्तार ज़्यादा है, यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में किसकी रफ्तार ज़्यादा है, वो मोबिलिटी बताता है आपको। अब मुझे बताओ, जो भारी होगा उसकी रफ्तार क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जो हल्का होगा उसकी रफ्तार क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। सो आई कैन से दैट mh और me में कंपेयर करेंगे तो μh इज़ लेस देन μe, तो हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज़्यादा है, होल्स की मोबिलिटी कम है। आई होप सो ये सब पॉइंट समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये सब पॉइंट से थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है।
सो आप इन सारे पॉइंट नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ होल्स, मतलब कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है होल्स की, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले क्या है, वैलेंस बैंड में अगर इलेक्ट्रॉन अगर मिसिंग है, अगर समझो ना ऐसा, वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन अगर मिस हो गया तो क्या प्रोड्यूस होगा, होल। जैसे मैंने अभी बताया अभी कुछ देर पहले। सो वैलेंस बैंड में अगर इलेक्ट्रॉन मिस होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं होल। ये क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज कैरियर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसका चार्ज क्या रहेगा, +E, और इसका इफेक्टिव मास क्या है, दिस इज मोर देन इलेक्ट्रॉन। आपको पहले बताया मैंने आपको, इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा भारी माना जाता है इसको, और भारी अगर होगा तो उसकी मोबिलिटी कम हो जाएगी। दैट्स व्हाई आई कैन से इट्स मोबिलिटी इज लेस देन इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज़ वेरी सिंपल, आप इसको, इस कॉन्सेप्ट को याद रखो, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है ये। नेक्स्ट है टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। देखो दुनिया में दो तरह के सेमीकंडक्टर पाए जाते हैं, एक को बोलते हैं प्योर, एक को बोलते हैं इम्प्योर। इम्प्योर का मतलब कुछ इम्प्योरिटीज़ मिलाना, मतलब डोपिंग प्रोसेस। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि डोपिंग प्रोसेस जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेमीकंडक्टर के भीतर, यानी कि सेमीकंडक्टर का जो क्रिस्टल होता है या सॉलिड्स होता है, उसके भीतर कुछ अमाउंट में, बहुत लो अमाउंट में कुछ इम्प्योरिटीज़ मिलाते हैं। इम्प्योरिटीज़ का मतलब होता है या तो दो तरह के इम्प्योरिटीज़ मिलाते हैं, एक को बोलते हैं पेंटावेलेंट, एक को बोलते हैं ट्राईवेलेंट। तो बेसिकली सेमीकंडक्टर दो टाइप के हैं, एक को बोलेंगे इंट्रिंसिक। जब भी वर्ड यूज़ किया जाएगा इंट्रिंसिक तो आपको समझना है कि हम प्योर सेमीकंडक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। प्योर सेमीकंडक्टर होगा तो बताओ मुझे उसमें डोपिंग तो नहीं है। तो अगर इस सेमीकंडक्टर के बारे में अगर हम बात करें और मैं बोलूँ कि ये वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन अगर कंडक्शन बैंड में गया तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, बट यहाँ क्या क्रिएट हो जाएगा, होल। उसी तरह से यहाँ के इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, होल हो जाएगा। कैन आई से दैट कि जितने होल्स होंगे उतना ही इलेक्ट्रॉन्स होगा। बोल सकते हैं, आराम से बोल सकते हैं, वैलेंस बैंड में कितने होल्स हुए, 2, और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स आए, 2। तो हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स बोथ आर सेम। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। इसी को नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर बोलते हैं, NI। बाद में देखेंगे उसको NI के बारे में कि NI का क्या रिलेशनशिप है Ne और NH के साथ। फिलहाल आप याद रखो कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कंडक्शन बैंड में पाए जाएंगे वो कहाँ से आ रहे हैं, वो आ रहे हैं वैलेंस बैंड से। तो वैलेंस बैंड में मिसिंग कितना होगा, उतना ही मिसिंग होगा जितना ऊपर में इलेक्ट्रॉन्स है। सो ये दोनों का नंबर सेम होगा। जबकि इस केस में आइए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अगर हम बात करें N टाइप और P टाइप की बात करें अगर, तो N टाइप कब बनता है, जब हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को मिलाते हैं। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी का मतलब ये सिलिकॉन का स्ट्रक्चर है, ओके। अब इस सिलिकॉन के स्ट्रक्चर में सपोज कीजिए इस पूरे क्रिस्टल में से अगर एक सिलिकॉन को निकाल दिया जाए और सिलिकॉन को निकाल करके यहाँ पे फॉस्फोरस लगा दिया जाएगा, इसी को बोलते हैं डोपिंग प्रोसेस। डोपिंग प्रोसेस का मतलब क्या हुआ, पूरा क्रिस्टल आपके पास है, उसमें फॉस्फोरस आपने डाल दिया बहुत ही कम अमाउंट में, तो फॉस्फोरस उस क्रिस्टल को चेंज नहीं करता है। लो अमाउंट में डालने का मेन रीज़न ही वही होता है। लो अमाउंट में डाला अगर मैंने तो क्रिस्टल के स्ट्रक्चर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्ट उसके बीच में कहीं कहीं पे जा करके सिलिकॉन को रिप्लेस करके फॉस्फोरस आ जाएगा। तो यहाँ फॉस्फोरस अगर आ गया अभी, तो अभी कितने बॉन्ड है इसके पास, 1 2 3 4। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर तो चेंज नहीं होने वाला है, बट इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, याद करो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 5 थे। तो 1 2 3 4 4 इसने दे दिया, तो 5 इलेक्ट्रॉन है। क्या इसका 5वां इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह ट्रीट करेगा? ऑफ कोर्स पेंटावेलेंट अगर यूज़ करेगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तरह ट्रीट करेगा। तो देखो यहाँ पे फॉस्फोरस जहाँ जहाँ होगा उन सब जगह पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर है अगर मेरे पास, तो जहाँ जहाँ फॉस्फोरस होंगे वो सारे फॉस्फोरस अपने साथ एक इलेक्ट्रॉन को फ्री करके रखेगा। सो एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं। दिस मीन्स इस तरह के स्ट्रक्चर में, ये देखो यहाँ पे कंडक्शन वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है। मैंने क्या बताया था, वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जब जाता है कंडक्शन बैंड में तो ये इसको बोलते हैं Ne, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे जो क्रिएट होता है उसको बोलते हैं होल, NH। लेकिन तुम खुद सोचो, वैलेंस बैंड में इम्प्योरिटीज़ मिलाने की वजह से फॉस्फोरस के पास अपने आप फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाया जा रहा है। यानी कि वैलेंस बैंड के पास, यानी कि बॉन्डिंग के समय कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे आने वाले हैं, जो पहले से ऑलरेडी वो फ्री है। वो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है एक लेवल, एनर्जी लेवल डिफाइन करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स डोनर की तरह काम करता है। मतलब फॉस्फोरस के पास एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये डोनेट कर सकता है, किसके लिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के रूप में। तो एक डोनर एनर्जी लेवल बन जाता है जो कि कंडक्शन बैंड के पास होता है। ये डोनर एनर्जी लेवल है। ये डोनर एनर्जी लेवल किस इलेक्ट्रॉन का है, तो भाई साहब बहुत सिंपल है, ध्यान से आप समझिए बात को। फॉस्फोरस के भीतर जो इलेक्ट्रॉन फ्री है, फॉस्फोरस के भीतर जो फ्री इलेक्ट्रॉन, जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है, वो सारे इलेक्ट्रॉन्स अपना एक एनर्जी लेवल डिफाइन करता है। उस एनर्जी लेवल को डोनर एनर्जी लेवल के नाम से जानते हैं। तो ये डोनर एनर्जी लेवल कहाँ पर होता है, तो कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे होता है। ये सारे पॉइंट थियोरेटिकली पूछे जा सकते हैं। कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे कौन सा होता है, डोनर एनर्जी लेवल।
डोनर एनर्जी लेवल किस में पाया जाता है? पेंटावेलेंट के केस में। जब हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच जाता है, वही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स के रूप में काउंट किया जाता है, उसकी वजह से एक एनर्जी लेवल क्रिएट कर रहता है, जिसको हम बोलते हैं डोनर एनर्जी लेवल। तो इस केस में क्या होगा, पी टाइप में क्या होगा? पी टाइप में कुछ नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन्स की कमी महसूस करवाना है अपने को। तो कमी महसूस कराना है तो क्या करेंगे? पेंटावेलेंट यूज़ करेंगे या ट्राईवेलेंट यूज़ करेंगे? अगर हम ट्राईवेलेंट यूज़ करते हैं तो आप सोचिए पूरे क्रिस्टल में अगेन आई कैन सेट कि ये फॉस्फोरस को हटा दो और यहाँ पे एल्यूमिनियम लगा दो आप। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है? 3। तो इसके पास 3 ही इलेक्ट्रॉन है, 1 2 और ये 3 इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन तो इसके पास अब एब्सेंट है। ये एब्सेंट होने की वजह से यहाँ पे मिसिंग इलेक्ट्रॉन होगा जो कि ऑटोमेटिकली होल्स क्रिएट कर देगा। दिस मीन्स इलेक्ट्रॉन रियल में क्या, इलेक्ट्रॉन रियल में जंप किया वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में? क्या वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इस केस में इलेक्ट्रॉन जंप किया होल क्रिएट करने के लिए? नहीं। ये होल क्रिएट क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पे हमने एल्यूमिनियम का डाला और एल्यूमिनियम के अंदर वैलेंसी कितनी थी? 3 बॉन्ड बनाया। चौथे बॉन्ड बनाने के लिए जो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी आ गई, उसी डिफिशियंसी को हम होल के नाम से जानते हैं। तो क्लैरिटी से दिख रहा है यहाँ पे होल्स के नंबर जो है ज़्यादा बढ़ना चालू हो जाएगा। यहाँ भी दिख रहा है मुझे कि इलेक्ट्रॉन्स के नंबर ज़्यादा बढ़ना चालू हो जाएगा। दिस मीन्स आई कैन से दैट एन टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहीं ना कहीं ज़्यादा हाई हो जाते हैं विथ कंपेरिजन विथ NH। तो आई कैन से दैट Ne यानी कि Ne इज मच ग्रेटर देन NH। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव टाइप या उसको हम लोग बोलेंगे N टाइप। आप ध्यान रखिए इस बात का, यहाँ पे हर चीज़ न्यूट्रल है। यहाँ पे जो हमने एल्यूमिनियम लाया है वो भी न्यूट्रल है, जो सिलिकॉन में मिलाया है वो सिलिकॉन भी न्यूट्रल है। यानी कि पूरी की पूरी मटेरियल जो है वो न्यूट्रल है, कोई भी यहाँ पे चार्ज बॉडी लाया ही नहीं है मैंने, इसलिए यहाँ पे चार्ज नेट चार्ज की वैल्यू हमेशा 0 होगी। सो ये जो पी टाइप या एन टाइप सेमी कंडक्टर जो बनेगा, जिसको हम लोग रीड करते हैं कि एन टाइप मतलब नेगेटिव टाइप, वो नेगेटिव चार्ज नहीं होता है उस पर, बल्कि वो न्यूट्रल होता है। हाँ, इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है उसकी जो नंबर्स है वो ज़्यादा हो जाएंगी, क्योंकि पेंटावेलेंट के पास और हर फॉस्फोरस के पास जो है एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के रूप में पाया जाएगा। सो छोटी छोटी बातें हैं, आप ध्यान रखो कि एन टाइप मतलब नेगेटिव टाइप, ऐसा समझ लो। याद करने का तरीका ऐसा है, एन टाइप मतलब नेगेटिव टाइप, नेगेटिव का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होगा होल से। सो ये पॉइंट ऑटोमेटिकली एन टाइप रीड करते ही आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कहाँ से ज़्यादा होगा? जब वो डोनर एटम से मिलेगा। डोनर एटम कौन सा होता है? पेंटावेलेंट होगा डोनर, क्योंकि उसके पास एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाया जाता है, एक इलेक्ट्रॉन हमेशा उसके पास बचा रहेगा। सो ये छोटी छोटी बातें जो अपने दिमाग में आप रखो। एन टाइप मतलब नेगेटिव टाइप मतलब डोनर की तरह काम करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। फॉस्फोरस इसका एग्जाम्पल होगा। अगर हम पी टाइप की तरफ बात करेंगे अगर, तो पी मतलब पॉजिटिव टाइप का मतलब नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा होंगे, और नंबर ऑफ होल्स अगर ज़्यादा होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो उस केस में किसकी ज़रूरत पड़ेगी? होल्स क्रिएट करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? ट्राईवैलेंसी की जरूरत पड़ेगी। और ट्राईवैलेंसी का सबसे बढ़िया एग्जांपल कौन सा है? एल्यूमिनियम। ठीक है, सो बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, आप ये ध्यान में रखो। इसको इसमें क्यों कन्वर्ट किए वो भी लॉजिक याद रखो आप। उसको इसमें क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि इम्प्योरिटीज मिलाने से उसकी कंडक्टिविटी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, यानी कि लगभग 1 लाख गुना ज़्यादा कंडक्टिविटी हाई हो जाती है, ऐसा एक्सपेरिमेंट से देखा गया है। इसीलिए हमें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की ज़रूरत है। पी टाइप और एन टाइप की ज़रूरत है, और बाद में हम ये पी टाइप और एन टाइप दोनों सेमीकंडक्टर को, पी टाइप और एन टाइप दोनों ऑब्जेक्ट को मिला करके फ्यूज़ करके पीएन जंक्शन का भी क्रिएशन करेंगे, जिसको डायोड के नाम से जानते हैं, पीएन डायोड के नाम से जानते हैं। और डायोड का भी जो है हम लोग प्रॉपर्टीज़ वगैरह देखेंगे, और उसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं वो भी देखेंगे। तो आई होप सो आपको क्लैरिटी आ रही होंगी कि किस तरह से चीज़ें जो है आगे मूव कर रही है। एन टाइप सेमीकंडक्टर का अगर डायग्राम देखोगे तो एन टाइप मतलब मैंने पहले बताया नेगेटिव टाइप मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होने वाला है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्यों ज़्यादा होता है? तो देखो अभी गौर से देखिए आप, यहाँ पे एंटीमनी को जो है एंटीमनी को जो है यहाँ पे डाला गया है, फॉस्फोरस के जगह पे एंटीमनी को डाला गया है। यहाँ पे भी और कहीं पे भी है शायद, देखिए यहाँ पे एंटीमनी, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी एंटीमनी। अब सारे जगह पे देखिए, यहाँ पे ये बॉन्ड बना चुका है, ये बॉन्ड बना चुका है, ये बॉन्ड बना चुका है, और ये भी बॉन्ड बना चुका है, लेकिन ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है। उसी तरह से यहाँ भी देखिए, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी एक्स्ट्रा, यानी कि जहाँ जहाँ पे एंटीमनी होगा वहाँ पे ऑलरेडी जो है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आएगा, जो कि अपनी एक एनर्जी लेवल सेट करेगा। वो एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड के नीचे पाया जाएगा, जिसको हम डोनर एनर्जी लेवल के नाम से जानते हैं। सो ये वैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड, और यहाँ पे एक डोनर एनर्जी लेवल आ जाएगा।
डोनर एनर्जी लेवल में कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे? वो इलेक्ट्रॉन होंगे जो एंटीमनी से मिला या फिर फॉस्फोरस से मिला। जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे वो यहाँ पे उसकी एनर्जी लेवल यहाँ पे होती है। ये बात समझिए। अगर आपको कोई बोलेगा अभी इस केस में, किस केस में? एन टाइप के केस में इलेक्ट्रॉन को यानी कि होल क्रिएट करना है, अगर यहाँ पे होल क्रिएट करना है तो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे होगा ना, कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जो बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन होगा, उस इलेक्ट्रॉन को जस्ट यहाँ से यहीं तक आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के रूप में जाना जाएगा। सो इस लेवल तक भी अगर वो पहुँच गया तो ऑटोमेटिकली हम उसको फ्री इलेक्ट्रॉन्स के नाम से हम घोषित कर सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से यहाँ जंप कर पाएगा, क्योंकि एक नई एनर्जी लेवल बना चुका है ये, तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ जंप करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करेगा तो यहाँ होल क्रिएट होगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ से लेकर के ये वैलेंस बैंड है और ये आपका कंडक्शन बैंड है, इसके बीच में एनर्जी का गैप दिया हुआ रहेगा, आपको प्रोवाइड किया जाएगा और बोला जाएगा आपको कि क्या वेवलेंथ का हम फोटोन इस पर ये फॉल डाउन करवाए, या फिर मैक्सिमम वेवलेंथ की वैल्यू कितनी होगी कि ये वाला ये वैलेंस बैंड में जो है होल क्रिएट हो जाए। तो ऑब्वियस बात है, वैलेंस बैंड में होल क्रिएट करने के लिए डोनर एनर्जी लेवल के पास तक इलेक्ट्रॉन को जाना पड़ेगा। तो वो एनर्जी गैप जो प्रोवाइड की रहेंगी उसको इक्वेट कीजिएगा। आप किससे इक्वेट कीजिएगा? यू नो दैट आइंस्टाइन का इक्वेशन डेल्टा ई इज इक्वल टू एस सी बाई लैम्डा। सो फोटोन की जो एनर्जी होती है दिस इज इक्वल टू एस सी बाई लैम्डा। तो फोटोन की एनर्जी कितनी होनी चाहिए? मिनिमम, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ पहुँचना है तो मिनिमम एनर्जी इतनी ही होनी चाहिए। तो ये जो एनर्जी है यही एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे हम रखेंगे एंड देन फाइनली आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा। किसी ने फ्रीक्वेंसी पूछा तो इसी चीज़ को हम लोग बोलेंगे h इंटू एफ। अगर ये डेल्टा ई की वैल्यू अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में प्रोवाइड की गई है तो एस सी की वैल्यू कितना होता है? 12,400 और लैम्डा जो आता है वो एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा आपका। अगर आपको नैनोमीटर में चाहिए तो 1240 लिखो और यहाँ पे लिखो नैनोमीटर में। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन से ऑटोमेटिकली यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फ्रीक्वेंसी, वॉट एवर यू वांट यू कैन फाइंड इट। समझ में आ गया आपको? यहाँ पे मैं एक और चीज़ यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। ये जो नोटेशन है वो नोटेशन आपको समझ में आना चाहिए। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब देखिए यहाँ पे ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है एंटीमनी का, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है इसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं ये वाले, ये डॉट से। जो ब्लैक टाइप का डॉट दिख रहा है दिस इज नथिंग बट फ्री इलेक्ट्रॉन। अब ये वाला जो है अगर इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह इसको छोड़ दिया है अगर, तो ऑब्वियस बात है कि ये SB जो है यानी कि एंटीमनी जो है, अगर वहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के क्रिस्टल में कहीं भी घूम रहा है अगर, तो एंटीमनी उस समय अपने आप को क्या फील करेगा? क्या वो पॉजिटिव चार्ज फील करेगा? तो आई कैन से दैट हर एंटीमनी के पास अपना एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये डिनोट करता है फ्री इलेक्ट्रॉन को। और ये जो है ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो एंटीमनी जहाँ पे होगा, सो एंटीमनी को डिनोट करेगा SB प्लस, क्योंकि वहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया है तो उसको SP प्लस से बोलेंगे। अब ये जो SP प्लस है इसको हम लोग बोलते हैं इमोबाइल डोनर इम्प्योरिटी आयन। क्यों इमोबाइल बोलते हैं? क्योंकि ये तो बाउंडेड है ऑलरेडी, ये तो बॉन्ड में बंधा हुआ है, आप इसको ब्रेक नहीं कर सकते, ये मूव नहीं कर सकता है। मोबाइल नहीं है ये। मोबाइल कौन है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। सो आई कैन से दैट यहाँ पे ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स को डिनोट करता है और ये तुम्हारा इमोबाइल आयंस को डिनोट करता है, ये तुम्हारा इम्प्योरिटी आयंस है। आई होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। अब मान लीजिए कि यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन, यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को कहीं से एनर्जी मिली, ये एनर्जी मिली, एनर्जी मिलने के बाद ये इलेक्ट्रॉन अगर मान लीजिए कंडक्शन बैंड में चला गया तो क्या हम बोल सकते हैं यहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा। तो ये होल को डिनोट करने का स्टाइल ऐसा होता है, यहाँ पे देखिए ये होल क्रिएट हो गया। सो कभी भी कंडक्शन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जाता है तो होल क्रिएट होगा। यहाँ जो डॉट दिया हुआ है, ब्लैक कलर का डॉट दिया हुआ है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाएगा और ये जो प्लस है वो इम्प्योरिटी आयंस है, जो कि उसके पास मोबिलिटी नहीं होती है। सो ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स मैंने बताया वो सारे पॉइंट्स अगर आपको ध्यान में रहेंगे तो ये पूरा चैप्टर आपको सही तरीके से दिखेगा। ना पी टाइप सेमीकंडक्टर में सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, सेम लॉजिक यूज़ करेंगे जो मैंने एन टाइप में किया था वही सेम। एन टाइप में यहाँ पे प्लस बना है, यहाँ पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स था, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एब्सेंस है तो वहाँ पे होल क्रिएट होगा। और होल क्रिएट होगा तो क्या करेगा, वो दूसरे सामने वाले से, अपने पड़ोसी से उस होल को फिलअप करने के लिए या एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन को फिलअप करने के लिए हेल्प लेगा इलेक्ट्रॉन का। जब वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, निगेटिव चार्ज बन जाएगा। सो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है। सो ये पी टाइप जो है, ये पी टाइप देखिए यहाँ पे, इस पी टाइप में क्या है, जहाँ जहाँ पे एल्यूमिनियम है, आप इस एल्यूमिनियम को देखिए, इस एल्यूमिनियम के पास 3 ही बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी थी, 1 2 3, या ये मान लीजिए 1 2 3, ये 3 बॉन्ड बनाने की। ये वाले बॉन्ड थी नहीं पहले, राइट ना। क्या किया इसने कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन को ये खींच लिया, यहाँ पे पुल कर लिया, तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, होल क्रिएट हो जाएगा।
सो आई कैन से दैट यहाँ पे अपनी वैकेंसी को फुलफिल करने के लिए नेबरहुड से जो है इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर लेगा, और जब वो इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर लेगा तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे होल क्रिएट हो जाएंगे। सो आई कैन से दैट जहाँ जहाँ एल्यूमिनियम है उसके नेबरहुड में वहाँ पे होल्स भी क्रिएट होने वाले हैं। एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन्स लेने के बाद नेगेटिव चार्ज बन जाएगा और वो अपने साथ एक होल को क्रिएट कर देगा। सो कैन आई से दैट जहाँ जहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा वहाँ पे उसके साथ साथ एक होल भी क्रिएट होगा। सो जहाँ जहाँ नेगेटिव चार्ज बनने वाला है वहाँ पे होल भी क्रिएट होता जाएगा। ये तरीका आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी जो बात है इसमें कि अगर मान लीजिए कंडक्शन बैंड से इलेक्ट्रॉन अगर इसमें अगर आ गया, यानी कि ऐसा समझिए आप, ये वैलेंस बैंड है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है एल्यूमिनियम मिलाने की वजह से, तो मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर से नीचे अगर आ गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर आ गया, तो उस केस में हम यहाँ पे शो करेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन को ब्लैक डॉट से शो करेंगे। आई होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। और ये जो माइनस चार्ज है वो चूँकि बाउंडेड है ऑलरेडी, तो वो मूव नहीं कर सकता, इमोबाइल है। ये होल्स मूव कर सकता है, होल्स जो है वो मूव कर सकता है, क्योंकि आपको भी पता है कि यहाँ पे होल क्रिएट हो गया है, तो इस होल को फुलफिल करने के लिए यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स दौड़ सकता है, तो ये होल बेसिकली यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। फिर यहाँ के इलेक्ट्रॉन अगर दौड़ के यहाँ आ गया तो यहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा। दिस मीन्स होल्स का मूवमेंट चालू हो जाएगा। तो होल्स यहाँ पे मूवेबल है, यानी कि उसके पास मोबिलिटी होंगी, होल्स के पास मोबिलिटी होंगी, बट जो आयन्स है वो अपने बॉन्ड को बनाए रखता है और वो इमोबाइल होता है। ओके, सो मुझे लगता है ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा क्लैरिटी से। नेक्स्ट है, आप फटाफट जो है मैं यहाँ पे कंपैरिजन कर देता हूँ आपको इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में। इंट्रिंसिक मैंने ऑलरेडी बता दिया कि यहाँ पे ध्यान से देखिए इस डायग्राम को। इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है कि जितने वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सारे इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में अगर जाते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर कंडक्शन बैंड में गए तो कंडक्शन बैंड में 2 इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस बैंड में 2 होल्स। सो आई कैन से दैट Ne मस्ट बी इक्वल टू NH मस्ट बी इक्वल टू Ni। मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है ये चीज़ें आपको। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर हम बात करें, अगर करंट कैसे दौड़ेगा, तो देखो इसका स्ट्रक्चर दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे बेटा, 2 डॉट मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन्स गए हुए हैं और यहाँ पे 2 होल्स क्रिएट किया गया है। अगर हम N टाइप में बात करें तो N का मतलब हो गया निगेटिव टाइप। निगेटिव टाइप मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होगा विद रिस्पेक्ट टू होल्स, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मच 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 ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। तो उस केस में करंट कंस्टिट्यूट, देखो जहाँ तक करंट कंस्टिट्यूट की बात है तो आप समझिए इस बात को कि ये आपका वैलेंस बैंड है और ये आपका कंडक्शन बैंड है। ये पूरा का पूरा एक सॉलिड का पार्ट है, ठीक है। एक सॉलिड के अंदर 2 बैंड है अपने पास, एक है वैलेंस बैंड और दूसरा है कंडक्शन बैंड। अब सोच के देखिए कि अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करता हूँ प्लस से माइनस की ओर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होगा, तो इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो दौड़ेगा पीछे की ओर, इसमें जो होल्स होंगे वो दौड़ेगा आगे की ओर। समझ में आया आप? इलेक्ट्रॉन्स के पीछे दौड़ने से करंट किधर जाएगा, करंट जाएगा आगे की ओर, तो IE का डायरेक्शन राइट में होगा। होल्स एक पॉजिटिव चार्ज है तो आप जानते हैं वो डायरेक्शन उसका अगर राइट में है होल्स के मूव करने का, तो करंट का डायरेक्शन भी राइट में होगा। IH राइट में है, IE भी राइट में है और दोनों मिलकर के इस सॉलिड के अंदर करंट को कंस्टिट्यूट करेगा। सो आई कैन से दैट I बराबर IE प्लस IH। इसलिए यहाँ पे नेट करंट की जगह हम लोग लिखते हैं IE प्लस IH, क्योंकि यहाँ पे 2 चार्ज कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। यहाँ पे देखो अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर सी इंट्रिंसिक में बात करें अगर, तो ऑब्वियस बात है Ne मस्ट बी इक्वल टू NH। उस केस में हम बोल सकते हैं कि IE कंट्रीब्यूशन देगा और IH भी अपना कंट्रीब्यूशन देगा, दोनों को मिला करके नेट करंट का वैल्यू आ जाएगा IE प्लस IH। जबकि यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो I इज अप्रॉक्सीमेटली IE है, क्योंकि N टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मच 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 ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। जब होल्स की संख्या बहुत कम है और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत ज़्यादा है तो उस समय करंट जो कंस्टिट्यूट होगा इलेक्ट्रॉन की वजह से दिस इज मच 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 ग्रेटर देन विद रिस्पेक्ट टू होल्स। तो नेट करंट की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, किसके बराबर होंगी, तो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू IE के बराबर होती है। ये भी इंटायरली न्यूट्रल होता है, ये भी इंटायरली न्यूट्रल होता है, आपको समझ में आ ही गया होगा। यहाँ पे मेजॉरिटी माइनॉरिटी का कोई सवाल नहीं उठता है, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे कंडक्शन बैंड में उतने ही होल्स होंगे। सो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर इक्वल। लेकिन इस केस में बताइए कौन माइनॉरिटी होगा कौन मेजॉरिटी होगा। क्या हम बोल सकते हैं N मतलब नेगेटिव टाइप मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे तो मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स आने वाला है और माइनॉरिटी में जो है होल्स आने वाला है। उसी तरह से P टाइप के बारे में बात करेंगे तो ट्राइवेलेंट में इम्प्योरिटी मिलाते हैं। क्यों मिलाते हैं, क्योंकि एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन मुझे लाना है, क्योंकि वहाँ पे होल्स के नंबर्स को बढ़ाना है। आई होप तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। सो P टाइप को हम बोल सकते हैं कि NH मस्ट मच 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 ग्रेटर देन Ne।
इस समय जो करंट कंस्टिट्यूट होगा इसकी नंबर्स बहुत ज़्यादा हाई है, इसीलिए यहाँ पे जो करंट होगा ऑलमोस्ट किसके बराबर हो जाएगा, IH के बराबर हो जाएगा। और ये भी इंटायरली न्यूट्रल होता है क्योंकि कहीं से भी हम चार्ज नहीं ला रहे हैं, पूरे क्रिस्टल में नेट चार्ज की वैल्यू 0 रहेंगी। मेजोरिटी कौन होगा इसमें, तो यहाँ पे नंबर ऑफ होल्स बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में पाया जाता है, सो मेजोरिटी यहाँ पे होल्स होगा और माइनॉरिटी कौन होगा, आपका इलेक्ट्रॉन्स होगा। सो आप ध्यान रखिए, पी टाइप में मेजोरिटी होल्स होते हैं, एन टाइप में मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेजोरिटी का मतलब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नहीं है, पूरा का पूरा यहाँ पे क्रिस्टल, पूरा का पूरा सेमीकंडक्टर सब इंटायरली न्यूट्रल है। सो कहीं पे भी मैंने निगेटिव का मतलब निगेटिव चार्ज नहीं बोला है इसमें, पॉजिटिव का मतलब पी का मतलब पॉजिटिव चार्ज नहीं बोला है, मैंने बोला एन का मतलब निगेटिव टाइप, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू ज़्यादा होगी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू ज़्यादा होगी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ओके ठीक है। सो ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो है छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स है, बट आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं मास एक्शन लॉ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इस पर बेस्ट कुछ क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं आपको। क्या है आप समझ लीजिए बात को। जैसे मैंने अगर प्योर के बारे में बात करूँ, यहाँ पर लिख ही देता हूँ मैं, प्योर सेमीकंडक्टर के बारे में अगर हम बात करेंगे तो हम लिखेंगे Ne मस्ट बी इक्वल टू NH मस्ट बी इक्वल टू Ni, याद है आपको। प्योर के बारे में बात करेंगे तो ऐसे लिखेंगे। लेकिन सोचिए कि अगर मैंने पी टाइप के बारे में बात किया, ध्यान से सुनिएगा, अभी पी टाइप और एन टाइप के बारे में बात किया तो ऑब्वियस बात है कि पी टाइप के बारे में अगर हम बात करेंगे तो नंबर ऑफ होल्स इज मच 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 ग्रेटर देन एनी। बट आप ध्यान रखिए कि NH इंटू एनी जब हम करेंगे तो दिस मस्ट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, Ni का स्क्वायर हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लिकेशन करने पे हमेशा Ni के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। सो क्वेश्चन में Ni दिया रहेगा आपको, Ne की वैल्यू आपको दिया रहेगा, NH की वैल्यू आपको निकालना रहेगा। जस्ट इसको यूज़ करिए, ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे NH की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई है तो यहाँ पे Ne की वैल्यू लो आने वाली है, ऑब्वियस बात है, ओके। सिमिलरली अगर हम एन टाइप के अगर ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो Ne का वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, NH की वैल्यू लो हो जाएगी। और इस केस में भी Ne इंटू NH जो होती है, यानी कि नेट इंट्रिंसिक जो होता है उसका स्क्वायर के बराबर होता है। इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। सो Ne इंटू NH बराबर Ni स्क्वायर। ये फार्मूला याद रखिए, फार्मूला बहुत काम का है, आपको बहुत जगह पे बचा लेगा क्योंकि ये फार्मूला डायरेक्ट इस पे बेस्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी इन कंडक्टर। जब हम कंडक्टर के बारे में बात करते हैं तो आप तो जानते हैं कंडक्टर के भीतर I इक्वल टू निया VD करके करंट आता है। आपको पता ही होगा कि अगर ये प्लस है और ये माइनस है तो पॉजिटिव वाला टर्मिनल पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव वाला टर्मिनल जो होगा उसको प्लस डिनोट करेंगे और ये नेगेटिव। सो प्लस से माइनस की तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ट्रैवल करता है इस तरह से। तो उसके अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे कंडक्टर के भीतर, ओके, सेमी कंडक्टर नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, कंडक्टर बता रहा हूँ मैं। सो कंडक्टर के भीतर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो दौड़ना चालू करेंगे पीछे की ओर। जब ये पीछे की ओर दौड़ेंगे तो इसकी वजह से करंट किधर होगा, आगे की ओर होगा। सो आई कैन से दैट यहाँ पे जो करंट होगा वो आगे की ओर होगा, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, तो ऑलरेडी आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में जानते हैं, NeAVD। ये VD क्या है, इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। A मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, E का मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, N का मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। सो अगर आप इस चीज़ को अगर I को A से डिवाइड करोगे तो ऑटोमेटिकली यू कैन गेट द न्यू फिजिकल क्वांटिटी, जिसको बोलते हैं करंट डेंसिटी, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, NeVD। करंट डेंसिटी का वैल्यू आप जानते हो, ओम्स लॉ में मैंने आपको पढ़ाया था कि V इज इक्वल टू होता है I इंटू R, उसी तरह से J इज इक्वल टू होता है सिग्मा इंटू E। आई होप सो आपको याद होगा। तो यहाँ पे इसको हम सिग्मा इंटू ई भी लिख सकते हैं। अगर हम मोबिलिटी के टर्म में बात करना चाहते हैं तो मोबिलिटी के टर्म में क्या बताया था मैंने, मोबिलिटी क्या होता है बेसिकली, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू अगर निकालेंगे तो लिखेंगे मोबिलिटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये लिखेंगे आप। तो चलिए रिप्लेस कर देते हैं, वीडी को रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, NeVD की जगह लिख दीजिए म्यू इंटू ई, दिस इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। यहाँ देखो ई से ई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपको सिग्मा की वैल्यू निकल के आ जाएगी Ne म्यू। मैंने आपको ये इसलिए बताया क्योंकि सिग्मा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो कंडक्टर के भीतर जो सिग्मा आई वो आई Ne म्यू। जस्ट एक छोटे से सवाल का जवाब दो, कंडक्टर के भीतर कौन सी चीज़ फ्री थी, इलेक्ट्रॉन्स फ्री थी, यानी कि वहाँ पे चार्ज कैरियर केवल फ्री इलेक्ट्रॉन्स था, चार्ज कैरियर केवल फ्री इलेक्ट्रॉन्स था। तो कंडक्टिविटी डिसाइड करने के लिए केवल और केवल फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल होंगे। सो ये छोटे छोटे पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। अब ये भी याद रखो आप कि कंडक्टिविटी का उल्टा क्या होता है, रेजिस्टिविटी, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/Ne म्यू। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर हम कंडक्टर में बात कर रहे हैं अगर, तो आप ध्यान रखिए कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है केवल और केवल चार्ज कैरियर है, जिसके वजह से सिग्मा जो है केवल और केवल फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से डिफाइन होगा Ne म्यू।
अगर ये कंडक्टर की जगह अगर मैं वर्ड यूज़ करूँ सेमी कंडक्टर, जो कि नेक्स्ट टॉपिक ले लेता हूँ मैं, अगर मैं इसको यूज़ करूँ सेमी कंडक्टर, तो उस केस में सेमी कंडक्टर के केस में आप खुद बताइए कि सेमी कंडक्टर के केस में दो चीज़ें आने वाली है, एक तो Ne आने वाला है, एक NH आने वाला है, और दोनों मूवेबल है। तो कहने से दैट कि सिग्मा E भी आएगा और सिग्मा H भी आएगा, कंडक्टिविटी E की वजह से भी आएगा, H की वजह से भी आएगा। Ne म्यू, तो म्यू किसकी, इलेक्ट्रॉन की, और यहाँ पे लिखेंगे तो म्यू किसकी लिखेंगे, होल्स की लिखेंगे। ये दोनों कंडक्टिविटी को अगर हम मिला दें अगर, तो क्या हम बोल सकते हैं सिग्मा नेट दिस इज इक्वल टू सिग्मा E प्लस सिग्मा H। और जब हम ऐसा बोलेंगे तो सिग्मा E इज इक्वल टू हो जाएगा NE म्यू E प्लस NHE म्यू H। इस तरह से हम सेमीकंडक्टर में निकाल सकते हैं। अब आपके पास दो तरह के सेमीकंडक्टर थे, एक था इंट्रिंसिक और एक था एक्सट्रिंसिक। तो इंट्रिंसिक में क्या बताया था मैंने, NH और Ne की वैल्यू, NH और Ne इन दोनों की, सॉरी या Ne और NH की वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। तो हम उसको कॉमन लेकर के बाहर निकाल देंगे, E की वैल्यू भी कॉमन निकाल के बाहर निकाल देंगे। बचेगा क्या यहाँ पे, म्यू E प्लस म्यू H, म्यू E प्लस म्यू H। इस तरह से हम सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमको J की वैल्यू निकालनी है तो कुछ देर पहले ही बताया था आपको J कैसे निकलता है, तो NeVd, यही था ना। तो इलेक्ट्रॉन के केस में निकालेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन्स के केस में हो चाहे होल्स के केस में हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। इंट्रिंसिक में होगा दोनों सेम होंगे, दोनों बाहर आ जाएगा, तो बचेगा क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स। तो उससे हमें करंट डेंसिटी की वैल्यू निकल जाएगी। मतलब ये इस तरह का प्योर सेमीकंडक्टर पे सवाल पूछेगा तो इस तरह से बनाना पड़ेगा आपको। लेकिन यही सवाल अगर आपको पी टाइप पे पूछ दे अगर, तो आप बताओ जल्दी से पी टाइप में कौन सा चीज़ ज़्यादा होता है, होल्स। सो कैन आई से दैट नंबर ऑफ होल्स इज मच 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 ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें डोमिनेंसी किसकी आएंगी, होल्स की आएंगी कि इलेक्ट्रॉन की आएंगी, ऑब्वियस बात है होल्स की आएंगी। तो जे लिखने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं पड़ेगी बल्कि होल्स की जरूरत पड़ेगी। Ne म्यू, N की जगह NH, होल्स के बारे में बात कर रहे हैं, E और म्यू की जगह, सॉरी अगर J निकालनी है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिखिए, और सिग्मा निकालनी होती अगर, तो हम यहाँ पे म्यू का इस्तेमाल करते हैं। तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। एन टाइप में अगर बात करनी है तो Ne ज़्यादा हो जाएगा, Ne अगर ज़्यादा हो जाएगा तो Ne यहाँ पे डोमिनेंसी शो करेगा, तो J की वैल्यू लगभग इसके बराबर हो जाएंगी, और सिग्मा की वैल्यू NeE इंटू म्यू E के बराबर हो जाएगी। ओके, सो ये जो पॉइंट्स है ये तुम्हारे न्यूमेरिकल्स बनाने में आसान करेगा। ये सारे पॉइंट देखने के बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे किस तरह से न्यूमेरिकल्स बनाना है, तो इसके लिए ये पॉइंट्स पूरा आपको याद होना चाहिए। एंड द लास्ट पॉइंट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो सारे पॉइंट्स आप ध्यान रख लो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, ये तुम्हारा वैलेंस बैंड है, ये तुम्हारा कंडक्शन बैंड है। कितने इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने वाले हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स, कैसे कैलकुलेट करेंगे किसी टेम्परेचर T पे। अगर ये एनर्जी गैप दी हुई है डेल्टा Eg और सराउंडिंग का जो टेम्परेचर दिया हुआ है वो T दिया हुआ है, तो ये दोनों फैक्टर अगर दिए हुए हैं तो मेरे पास एक फॉर्मूला है A इंटू टी रेस्ट टू पावर 3/2, A इंटू टी रेस्ट टू पावर 3/2 e रेस्ट टू पावर माइनस डेल्टा Eg अपॉन 2kT, जहाँ पे K का मतलब होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जिसकी वैल्यू दी हुई है, और T का मतलब होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, डेल्टा Eg मतलब एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। तो ये सारी चीज़ें जो है आप पुट करोगे तो ऑटोमेटिकली यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड एट टेम्परेचर T। तो ये पॉइंट याद रख लो और ये फॉर्मूला याद रख लो। कभी कभी ये डायरेक्ट इस तरह का सवाल पूछता है कि प्रोपोर्शनल किसके है, तो आप ध्यान रखो प्रोपोर्शनल टी रेस्ट पावर 3/2 के है। सेकंड चीज़ क्या ध्यान रख सकते हो कि n प्रोपोर्शनल टू ई रेस्ट टू पावर माइनस, माइनस का मतलब एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करना, तो हम बोलेंगे कि डेल्टा Eg के साथ वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है ना, एनर्जी गैप के साथ वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है। ओके, सो रिमेंबर दिस फैक्ट ऑल्सो, क्योंकि ये पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चंस। ओके, नाउ इन सिलिकॉन एट रूम टेम्परेचर 10⁻12 सिलिकॉन एटम्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन गोज फ्रॉम वैलेंस बैंड। ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स है जिसको आप ध्यान रखो। सेमीकंडक्टर में जब तक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 10⁻6 वोल्ट पर मीटर तक नहीं पहुंचता है तब तक वो ओहमिक लॉ को फॉलो करता है, बट बहुत कम अमाउंट में फॉलो करता है। ऐसा नहीं है कि प्योरली जो है ओम्स लॉ को फॉलो करना चालू कर दिया। ओम्स लॉ क्या था, V = I × R, है ना। सो अगर हम वोल्टेज और करंट के बीच में अगर हम निकालते हैं ग्राफ, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, बट ये ग्राफ ऐसा आता ही नहीं है उसका। सो आई कैन से दैट कि मतलब कुछ हद तक जो है वो ओबे करता है, अप्रॉक्सीमेटली ओबे करता है लेस देन 10⁻6 वोल्ट पर मीटर से, लेकिन जब हम इससे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे अगर, तो वो भी करना बंद कर देगा।
द साइज ऑफ डोपेंट, ये तो ऑलरेडी बता दिया मैंने आपको कि डोपेंट का जो साइज होना चाहिए, साइज ऑफ डोपेंट मतलब इम्प्योरिटी एटम शुड बी ऑलमोस्ट सेम एज दैट ऑफ द क्रिस्टल एटम। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिट नहीं बैठेगा, तो फिट नहीं बैठेगा तो फिर उसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा। तो लेकिन हमें चेंज तो करना है नहीं, सो दैट्स व्हाई आई कैन से दैट कि यहाँ पे इम्प्योरिटी एटम को जो हम मिला रहे हैं उसकी साइज क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जो ऑलरेडी आइटम है उसके साइज के ऑलमोस्ट इक्वल होना चाहिए। बिकॉज ऑफ डोपिंग सेमीकंडक्टिंग लैटिस शुड नॉट बी डिस्टर्ब, देयरफॉर डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन इज केप्ट लो। डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ा नहीं सकते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा बढ़ा देंगे तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर का जो क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर है वही चेंज हो जाएगा, सो हम नहीं कर सकते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जब हम इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो लगभग 1 लाख में 1 को मिलाते हैं, या 10 में 1 को मिलाते हैं। तो ये तुम्हारा लेवल ऑफ इम्प्योरिटी मिक्सचर हो गया। ड्यू टू इम्प्योरिटी द कंडक्टिविटी इंक्रीज अप्रॉक्सीमेटली 10⁵ टाइम्स। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 10⁵ मतलब 1 लाख गुना ज़्यादा जो है इम्प्योरिटीज़ की वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, ओके। अभी देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। अ पी टाइप सेमीकंडक्टर है एक्सेप्टर लेवल 57 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 57 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, ये एक्सेप्टर लेवल है। ओके, अबव द वैलेंस बैंड, देखो यहाँ पे पी टाइप है सेमीकंडक्टर, तो एक तो बात तय है कि पी टाइप हो चाहे एन टाइप हो, आपके पास 2 चीज़ तो पक्के से रहेगा। कौन सा 2 चीज़, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। अब ये देखो इस तरह क्वेश्चन जो है ना ऐसे ही आप बना सकते हो आराम से, बहुत सिंपल है। पी टाइप का मतलब क्या होता है, पी टाइप मतलब पॉजिटिव टाइप, मतलब नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा होगा, मतलब एक्सेप्टर होगा कि डोनर होगा। चूँकि इसके पास होल्स ज़्यादा है ना तो एक्सेप्टर होगा, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता तो डोनर होता। एक्सेप्टर का ध्यान रखिए, एक्सेप्टर जो होते हैं वो अपनी एनर्जी लेवल वैलेंस बैंड के पास बना लेती है, और जो डोनर होते हैं वो अपनी एनर्जी लेवल, मैं डोनर के लेवल लिख देता हूँ आपको राइट ना, यहाँ ज़रूरी नहीं है, बट अगर आपको पी टाइप बोला जाए तो आप ध्यान रखिए, अगर आपको पी टाइप बोला जाता है तो वैलेंस बैंड के करीब होता है एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। ओके, और अगर आपको एन टाइप बोला जाता है, एन मतलब हो गया नेगेटिव टाइप, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होगा, मतलब डोनर होगा। तो डोनर जो होता है वो कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे एनर्जी लेवल क्रिएट करता है, ये डोनर एनर्जी लेवल होगा। सो ऑलवेज रिमेंबर, अब यहाँ पे अगर मुझे होल क्रिएट करना है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को जस्ट यहाँ से डोनर एनर्जी लेवल तक ही जाना है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि डोनर एनर्जी लेवल वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर ये इस पॉइंट पर अगर होल क्रिएट करना चाहते हैं तो होल क्रिएट करने के लिए इसको डोनर एनर्जी लेवल तक जाना पड़ेगा, और इसके बीच में जो एनर्जी गैप होंगी उतनी कम से कम एनर्जी चाहिए इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करने के लिए। सो यहाँ पे होल क्रिएट करने के लिए इतनी एनर्जी कम से कम चाहिए, और उस एनर्जी को मैंने ऑलरेडी इस तरह का सवाल बताया था उस समय भी, Sc/λ। ऑब्वियस बात है ये एनर्जी गैप दी रहेगी तो लैम्डा का वैल्यू पूछ दिया जाएगा। लैम्डा मैक्सिमम होगा तो एनर्जी मिनिमम होगी, तो आपको पूछा जाता है कि लैम्डा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, तो ऑब्वियस बात है एनर्जी की मिनिमम वैल्यू कितनी रिक्वायर्ड है, इतनी भी रिक्वायर्ड है। इतनी एनर्जी अगर हम देंगे तो इलेक्ट्रॉन डोनर एनर्जी लेवल में चला जाएगा, सेट हो जाएगा, और यहाँ पे होल क्रिएट कर देगा। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगाओ फटाफट। अगर पी टाइप है तो क्या हुआ, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल यहाँ तक होगा, तो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे अगर वो होल क्रिएट करना चाहता है तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, एक्सेप्टर लेवल तक पहुँच जाएगा। एक्सेप्टर लेवल तक पहुँच जाएगा तो होल क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको एक्सेप्टर लेवल तक पहुँचने के लिए वैलेंस बैंड और इसके बीच में जो एनर्जी गैप है वो कितनी दी हुई है आपको, देखो यहाँ पे अबव द वैलेंस बैंड कितनी है, 57 मिली वोल्ट है। तो क्या करोगे, 57 मिली वोल्ट यही तुम्हारा क्या होगा, डेल्टा Eg का वैल्यू कहलाएगा। ओके, व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ अप्लाइड रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ होल, कितनी मैक्सिमम मतलब एनर्जी क्या होनी चाहिए, मिनिमम एनर्जी कितनी होनी चाहिए, 57 मिली वोल्ट, मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको इक्वेट कर दो Sc/λ मैक्स से, और आपको तो पता है मैंने बताया ही कुछ देर पहले कि Sc का वैल्यू जो होता है 12,400 होता है अगर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो यू कैन राइट लाइक दिस 57 × 10⁻³ मिली के लिए ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी है, यू कैन यूज़ दिस 12,400, और लैम्डा किस में आ जाएगा, ऑटोमेटिकली एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने का तो ऑटोमेटिकली यू कैन गेट द आंसर। नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अ सिलिकॉन स्पेसिमेन इज मेड इनटू अ पी टाइप सेमीकंडक्टर बाय डोपिंग ऑन एन एवरेज 1 इंडियम एटम पर 5 × 10⁷ सिलिकॉन एटम्स। बोला गया है सिंपल कि 5 × 10⁷ सिलिकॉन एटम्स को अगर आप रखेंगे अगर तो उसके लिए डोपिंग की जाएगी 1 इंडियम की। तो कैन आई से दैट डोपिंग का जो रेशियो है वो 1:5 × 10⁻⁷ है। कैन आई से दैट
हम बोल सकते हैं ना, मैंने आपको उस समय बताया था कि 1:10⁶ से लेकर के 1:10 तक होती है। तो ये डोपिंग का लेवल है 1:5×10⁷। ओके, तो इसका मतलब ये सिलिकॉन एटम्स है, इतने सिलिकॉन एटम्स है, उसमें इंडियम एटम कितना मिला हुआ है, 1 मिला हुआ है। डोपिंग किया गया इस तरह से। इफ नंबर डेंसिटी ऑफ एटम्स इन द सिलिकॉन स्पेसिमेन इज 5×10⁻28 एटम्स पर मीटर क्यूब, यानी कि अगर हम एक, ये तुम्हारा सॉलिड्स है, अगर इसका 1 मीटर क्यूब अगर हम लेते हैं 1 मीटर क्यूब पार्ट, तो 1 मीटर क्यूब पार्ट में कितना है, 1 मीटर क्यूब पार्ट में 5×10⁻28 एटम्स है, किसकी, सिलिकॉन की। तो सिलिकॉन की एटम्स का नंबर इसके जस्ट नीचे लिख लो, 5×10⁻28 एटम्स। सो 5×10⁷ सिलिकॉन का एटम्स था, 5×10⁻28 अब भी राइट नाउ एटम्स है। तो पूछा गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ एक्सेप्टर एटम्स इन सिलिकॉन पर सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान रखना है यहाँ पे क्यूबिक सेंटीमीटर में पूछा गया है। अभी राइट नाउ हम निकाल किस लिए रहे हैं, 1 मीटर क्यूब के लिए। चलिए देखते हैं कि अगर इतने में 1 है, अगर मिलावट जो हमने किया है, इतने एटम्स के लिए 1 मिलावट किया है, तो इतने एटम्स के लिए कितना मिलावट करेंगे। तो ये तो रेशियो वाला सवाल हो गया, इसको x मान लो, 1/x दिस डिवाइड बाई दिस, तो ऑटोमेटिकली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आंसर निकाल सकते हो। x की वैल्यू कितनी होगी, 5×10⁻28 डिवाइड बाई 5×10⁷। मुझे लगता है ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10⁻21। तो आई कैन से दैट 10⁻21 इंडियम एटम्स हम यहाँ पे मिक्स करना पड़ेगा। कितने सेंटीमीटर के, कितने मीटर क्यूब के लिए, 1 मीटर क्यूब के लिए। क्या आपसे पूछा 1 मीटर क्यूब के लिए, नहीं, आपसे पूछा है 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने एक्सेप्टर एटम्स होंगे। चलिए 1 मीटर क्यूब का मतलब क्या होता है, तो 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर, तो 10⁻² सेंटीमीटर होता है। तो उसका होल क्यूब मतलब 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि हमने जो बात किया था 1 मीटर क्यूब, इसका मतलब हो गया 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। इसमें कितने एटम्स है भाई, 10⁻21 इंडियन एटम्स है, इंडियन एटम्स है। तो कैन आई से दैट कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो इसकी वैल्यू होगी वो होगी 10⁻21/10⁻6, बोल सकते हैं ऐसा। चलिए डिवाइड कीजिए इसको, तो ऑटोमेटिकली आंसर क्या आ जाएगा, 10⁻15 एटम्स। कौन सा एटम्स, इंडियन एटम्स। तो यहाँ पे राइट नाउ पर सेंटीमीटर क्यूब जो है कितने इंडियन एटम्स को ये मिक्स किया जाएगा। फाइंड द नंबर ऑफ एक्सेप्टर एटम्स। ऑब्वियस बात है, पी टाइप है अगर पी टाइप है अगर आपको, तो पी टाइप मतलब पॉजिटिव टाइप, मतलब नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियस बात है वो एक्सेप्टर एटम्स ही होगा। तो कितने एक्सेप्टर एटम की जरूरत पड़ेगी अपने को, 10⁻5 एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। सो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते रहो, आसान तरीके से सॉल्व होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत आने वाली है। सिंपल जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से आप सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसकी, देखो प्योर सिलिकॉन एट 300 केल्विन, देखो प्योर सिलिकॉन है। अच्छा एक बात बताओ, प्योर सिलिकॉन का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ होल सेम होगा। ओके, सो 300 केल्विन हैज इक्वल इलेक्ट्रॉन्स एंड, जो बताया गया ऑलरेडी आपके दिमाग में था, इक्वल होल एंड इक्वल। कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है, 1.5×10⁻16, मतलब कि आपको दिया हुआ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल्स, इन दोनों की वैल्यू बराबर, और इसकी वैल्यू दी हुई है 1.5×10⁻16 पर मीटर क्यूब। ओके, पर मीटर क्यूब है, यानी कि फॉर 1 मीटर क्यूब हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, फॉर 1 मीटर क्यूब। बहुत आसान सवाल रहता है, फालतू आप छोड़ के आते हो, सुनो अच्छे से। डोपिंग बाई इंडियम NH इंक्रीजेज बाई 3×10⁻22 मीटर क्यूब होगा, मीटर पर मीटर क्यूब होगा। हमने डोपिंग किया, तो डोपिंग करने के बाद क्या हुआ, तो इंडियम एटम जो है वो इंक्रीज कर गया, कितना कर गया, 3×10⁻22 पर मीटर क्यूब। सो NH की वैल्यू इंक्रीज कर गई। अच्छा बताओ नंबर ऑफ होल्स किस में बढ़ता है, तो ये टाइप पूछा जाएगा कि कौन सा टाइप का जो है यहाँ पे सेमीकंडक्टर है। तो आप क्या बताओगे, होल्स का नंबर ज़्यादा हो गया, तो होल्स इंक्रीज किस में करता है, नंबर ऑफ होल्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किस में होता है, ये होता है पी टाइप में, पॉजिटिव टाइप में। सो हम कह सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें नंबर ऑफ होल्स की वैल्यू ज़्यादा हो गई। बट एक बात तो हम जानते हैं कि नंबर ऑफ होल्स नंबर ऑफ ई दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ आई के स्क्वायर के बराबर होगा। और ये हम जानते हैं कि NE बराबर NH, प्योर में जो NE बराबर NH था वो NI के बराबर था। आई होप सो आपको ये फार्मूला याद होगा, और मैंने बोला भी था ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो यहाँ पे राइट नाउ क्या बोला गया है आपको कि ये NH की वैल्यू दी गई है, आपको NH की वैल्यू दी गई है, NI तो पहले ही प्रोवाइड कर दिया था, तो NE की वैल्यू आपको निकालना था, तो NI का स्क्वायर अपॉन NH, सारी वैल्यू प्रोवाइड की गई है, आप उसको पुट करो, ऑटोमेटिकली कैन गेट द आंसर। नेक्स्ट देखिए, इस तरह का क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो ये भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा अभी। व्हाट विल बी द कंडक्टेंस ऑफ प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल, प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल।
प्योर सिलिकॉन, सिलिकॉन किस तरह का है, सिलिकॉन किस तरह का है, तो आप जानते हो सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है, और सेमीकंडक्टर में प्योर अगर होता है तो Ne मस्ट बी इक्वल टू NH होता है। तो इसके लिए जो सिग्मा कंस्टिट्यूट होगा उसकी वैल्यू जो होंगी, आप यू नो दैट सिग्मा इज इक्वल टू होता है Ne म्यू, ये फॉर्मूला तो आपको रट के रखना ही है, Ne म्यू। तो अगर हम कंडक्टर के केस में बात करेंगे तो लिखेंगे Ne इलेक्ट्रॉन के लिए Ne इंटू E इंटू म्यू ई, और अगर होल्स की बात करें तो NH इंटू E इंटू म्यू एच, और अगर प्योर है अगर तो ये Ne और NH की वैल्यू बराबर हो जाएगी, E कॉमन हो जाएगा, सो दोनों बाहर आ जाएगा, और म्यू ई प्लस म्यू एच, यानी कि बहुत ही सिंपल फार्मूला पे बेस्ड ये क्वेश्चन था, म्यू ई प्लस म्यू एच, ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। सो म्यू की वैल्यू प्रोवाइड की गई है, म्यू एच की वैल्यू प्रोवाइड की गई है आपको, दोनों को ऐड करो, Ne इंटू ई की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻19, और Ne की वैल्यू कितनी दी हुई है तो ऑलरेडी ये प्रोवाइड की गई है, तो मुझे इसको भी निकालने की जरूरत नहीं है, मतलब सारे क्वेश्चन ये फार्मूला पुटिंग क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायग्राम शोज अ पीस ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर S इन सीरीज विद अ वेरिएबल रजिस्टर R। ये एक प्योर सेमीकंडक्टर है, वेरिएबल रजिस्टर R के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, सब सिंपल है। सोर्स ऑफ कांस्टेंट वोल्टेज भी दिया हुआ है, वुड यू इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू ऑफ R टू कीप द रीडिंग ऑफ एमीटर कांस्टेंट। एमीटर की रीडिंग कांस्टेंट रखनी है, एमीटर की रीडिंग, एमीटर क्या देता है आपको, करंट देता है, करंट की वैल्यू कांस्टेंट करनी है। चलिए देखते हैं किस कंडीशन में कांस्टेंट करनी है। बोला गया व्हेन सेमीकंडक्टर S इज हीटेड, जब सेमीकंडक्टर S को हीट किया जाता है। अब जल्दी से सोच के बताइए, S को अगर हीट किया जाएगा और वो सेमीकंडक्टर है तो हीटिंग की वजह से उसकी टेम्परेचर बढ़ेगी, और जब वो टेम्परेचर बढ़ती है सेमीकंडक्टर की तो रेजिस्टिविटी क्या होती है, बढ़ती है कि घटती है, घटती है, तभी तो कंडक्टिविटी बढ़ती है उसकी। सो हाइयर टेम्परेचर पे कंडक्टिविटी उसकी हाई हो जाती है, तो ऑब्वियस बात है कि रेजिस्टिविटी अगर डिक्रीज़ करेगी तो रेजिस्टेंस डिक्रीज़ करेगा सर, और रेजिस्टेंस अगर डिक्रीज़ करेगा तो ऑब्वियस बात है कि रेजिस्टेंस, ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू इंक्रीज़ करनी पड़ेगी सच दैट रेजिस्टेंस की वैल्यू कांस्टेंट रहे। क्यों, क्योंकि I इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन R इक्विवेलेंट ना। अगर R की वैल्यू अगर डिक्रीज़ कर रही है, सी हियर R की वैल्यू टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से R की वैल्यू डिक्रीज़ कर रही है, तो उसको कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो R है उसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो इसको हम सिंपल बोलेंगे कि ये इंक्रीज़ करना चालू करेगा, दैट्स इट, सिंपल। ओके, सो दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चन। प्योर सिलिकॉन, देखो यहाँ पे फिर से बोला गया प्योर सिलिकॉन हैज़ इक्वल इलेक्ट्रॉन, या करेक्ट, वो सब दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है आपको, डोपिंग बाई इंडियन इंक्रीजेज NH2 दिस Ne की वैल्यू कितनी होगी, Ne इन डॉप्ड सिलिकॉन कितना होगा। तो ऑब्वियस बात है, फिर से हम वही तरीका लगाएंगे, Ne इंटू NH दिस मस्ट बी इक्वल टू Ni का स्क्वायर। तो आई होप सो आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। Ni की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो ऑलरेडी आपको Ni प्रोवाइड किया गया है 1.5 इंटू 10⁻16, ये प्रोवाइड कर दो। यहाँ पे NH की वैल्यू कितनी हो गई, वो भी प्रोवाइड किया गया है, तो ये प्रोवाइड है, ये प्रोवाइड है, तो Ne की वैल्यू आराम से हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं घर पे। ओके, प्रैक्टिस करोगे तो ही सीख पाओगे, नहीं करोगे तो नहीं कुछ फ़ायदा होगा। ओके, कितना भी लेक्चर देख लो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। सपोज अ प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल हैज़ दिस एटम्स पर मीटर क्यूब, इट इज डॉप्ड बाय 1 ppm। कहीं कहीं पे 1 ppm वर्ड यूज़ किया जाता है। ppm का मतलब क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन। इसका मतलब होता है 1:10⁻6, यानी कि 1 मिलियन अगर कोई चीज़ अगर मेरे पास है तो उसमें जस्ट 1 की मिलावट की गई है। इट इज़ डॉप्ड बाय 1 ppm कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पेंटावेलेंट, एक पेंटावेलेंट है और वहाँ पे 10⁻6 एटम्स है सिलिकॉन की। ठीक है, ये ऐसा दिया हुआ है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स एंड गिवन दैट Ni, यहाँ पे Ni है, ये Ni होगा, Ni इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻16। अब तुम जल्दी से बताओ, अगर मुझे Ni का वैल्यू प्रोवाइड किया है 1:10⁻6, एक काम करो, पहले बताओ मुझे 1 मीटर क्यूब में, 1 पर मीटर क्यूब कितने एटम्स है। तो हम लिखेंगे फॉर 1 मीटर क्यूब, ये तो पहले स्टाइल बता दिया मैंने, 5 इंटू 10⁻28 एटम्स है मेरे पास, 5 इंटू 10⁻28 एटम्स है। इतने होते तो 1 होते हैं, इतने होंगे तो कितने होंगे, x मान लेते हैं। चलो दोनों को डिवाइड करो, रेशियो तो बराबर होगा, तो आई कैन से दैट वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से डायरेक्ट ही आंसर निकाल लेंगे। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 इंटू 10⁻28 डिवाइड बाई 10⁻6। इसको कैलकुलेट करोगे तो हो जाएगा 5 इंटू 10⁻22। ओके, सो इतने इम्प्योरिटी एटम्स आने वाले हैं। बट पूछा क्या गया है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स कितने होंगे, होल्स के नंबर कितने होंगे। अच्छा एक बात बताओ कि अगर आपके इम्प्योरिटी आए हैं, ये कौन सी इम्प्योरिटी है, जल्दी से सोच के बताओ कौन सी इम्प्योरिटी एटम्स है। बोला गया है वहाँ पे पेंटावेलेंट है। जब पेंटावेलेंट है यानी कि इम्प्योरिटी एटम पेंटावेलेंट है,
तुम मुझे बस एक बात बताओ, एक पेंटावेलेंट अगर कहीं पे रखेंगे, सिलिकॉन के अंदर फिट करेंगे, डोपिंग करेंगे, एक पेंटावेलेंट से कितने इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं? तो आपका जवाब होगा एक पेंटावेलेंट से एक इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। तो इतना अगर मेरे पास पेंटावेलेंट है तो उतने ही इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे। सो आई कैन से दैट देयरफॉर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब Ne की वैल्यू कितनी होगी? जितने इम्प्योरिटी एटम्स आएंगे 5 × 10⁻22। और NH की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो NH की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना है। बट क्या Ni दिया हुआ है आपको? देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है Ni। अगर Ni की वैल्यू दी हुई है तो हम बोल सकते हैं NH × Ne दिस मस्ट बी इक्वल टू Ni का स्क्वायर। अब ये वाला फॉर्मूला फिर से यूज़ करो, NH की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये आसान सवाल है, लेकिन क्या है वो आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। बिना प्रैक्टिस के ये सवाल होगा नहीं। अब बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ओके, मैं एक और आखिरी क्वेश्चन बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है? उसके बाद हम लोग PN जंक्शन देखेंगे। PN जंक्शन के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। फॉर गिवन सेमीकंडक्टर कंट्रीब्यूशन ऑफ करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। ऑब्वियस बात है, सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन भी होता है, होल्स का भी होता है। तो करंट इलेक्ट्रॉन का और होल का, ये दोनों का कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है भाई? 3:1, 3/1। एंड द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर इलेक्ट्रॉन, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर इलेक्ट्रॉन एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल, इसकी भी रेशियो प्रोवाइड की गई है। कितनी? 5/2। देन कैलकुलेट द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन टू होल कॉन्सेंट्रेशन, इलेक्ट्रॉन टू होल कॉन्सेंट्रेशन। ये तो और आसान सवाल हो गया, क्योंकि आप तो डायरेक्टली फार्मूला जानते हो VD के टर्म में, निया VD, I = निया VD। N का मतलब हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। E का मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, कोई काम का नहीं है, वो तो फिक्स ही रहेगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो जो भी वायर या कंडक्टर जो भी रहेगा उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी फिक्स रहेगा। तो कहना से दैट कि हम कंपेयर जब करेंगे तो IE/IH अगर हम लिखेंगे यहाँ पे इसके थ्रू, तो कहना से दैट कि दिस इज इक्वल टू NE/NH इंटू VD, VD/VDH ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। सोच के बताओ। तो ऑब्वियस बात है कि बोल सकते हैं IE/IH का वैल्यू कितना प्रोवाइड किया गया है? 3/1। सो हम यहाँ पे लिख देंगे, इसको रिमूव कर दो, इसको लिख दो 3/1। और यहाँ पे VD/VDH की वैल्यू कितनी दी हुई है? 5/2। इसको रिमूव करो, 5/2 लिखो। ऑटोमेटिकली यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ Ne/NH। वही बोला गया, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन टू होल कॉन्सेंट्रेशन। तो आप इस तरह से वैल्यूज निकाल सकते हैं। ओके।